तो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें कि आज हम दो टॉपिक यानी कि संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन और स्वामित्व के आधारित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को ख़त्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो विभाजन है वह आर्थिक कार्यों का क्या है, दूसरा तरीका है। यानी कि इसमें उसके काम के जो शर्त है, उनके नियमों का पालन और नौकरी की सुरक्षा के आधार पर वह विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संगठित क्षेत्रक होता क्या है। तो आपके बुक में एक कहानी दी हुई है जिसमें कांता के बारे में बताया गया है कि वह क्या है, कार्यालय में काम करती थी, जो कि 9:30 से शाम 5:30 बजे तक होता था। और वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन प्राप्त करती थी। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियम के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती थी। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते मिलते थे। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती थी, यानी कि उसे इस दिन सवेतन अवकाश मिलता था। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें कि नौकरी संबंधित निबंधन और उल्लेखों और शर्तों का उल्लेख किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कांता है वह संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। और जो इस प्रकार का क्षेत्रक है वे ऐसे उद्यम और कार्य स्थान होते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम भी होता है। यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियम और विनिमय का अनुपालन करना पड़ता है। यानी कि इस क्षेत्र में रोजगार की एक अवधि निश्चित होती है और इन नियमों और विनिमयों का अनेक विधियों जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र की कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि होती है। अब ये जो संगठित क्षेत्र है, इसके अंदर रेलवे, डाक विभाग और सरकारी स्कूल आते हैं, जो कि इस संगठित क्षेत्र के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कुछ लोगों की नियुक्ति जो होती है किसी के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि वे स्वतः भी काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत करना पड़ता है और उनके नियम और विनिमय का अनुपालन यानी कि पालन करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर, वकील, निजी उद्योग, बिजनेसमैन, ये सभी क्या है, ये सभी एक प्रकार से संगठित क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर एक नियमित कार्य और एक नियमित अवधि तक ही काम होता है। ठीक, लेकिन इन्हें क्या है, इन्हें सरकार के सामने अपने आप को पंजीकरण कराना पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है और उनके काम की एक निश्चित समय भी तय की जाती है। यानी कि इस क्षेत्र में उन्हें रोजगार की सुरक्षा मिलती है और एक निश्चित समय तक ही उनसे कार्य करवाया जाता है। और यदि वे समय से ज़्यादा कार्य करते हैं तो उन्हें जो ज़्यादा कार्य किया गया समय था उसका भी वेतन मिलता है। इनके अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत जो कर्मचारी है को दूसरे लाभ भी मिलते हैं, जिनमें से सवेतन छुट्टी हो गया, अवकाश काल में भुगतान हो गया, भविष्य निधि हो गई और सेवानुदान इत्यादि। ये सभी लाभ भी इन्हें मिलते हैं। उन्हें चिकित्सीय लाभ भी मिलते हैं और नियम के अनुसार यहाँ पर मालिक होगा और नियम के अनुसार मालिक को जो है पेयजल की सुरक्षा और कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित करनी पड़ती है। यानी कि अगर ये यहाँ कार्य करते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि यहाँ के जो पीने का पानी है और यहाँ का जो वातावरण है वह एकदम सुरक्षित हो, सुविधाजनक हो। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र क्या है। अब यहाँ पर भी एक उदाहरण है जिसमें कि हम कमल कमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब कमल क्या है, वह कांता का पड़ोसी था और वह नज़दीक के ही किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक था। वह सुबह 7:30 बजे दुकान जाता था और शाम 8 बजे तक काम करता था। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता नहीं मिलता था, यानी इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। जिस दिन यह काम नहीं करता उस दिन की उसकी मजदूरी उसे नहीं मिलती थी। उसे कोई भी छुट्टी या फिर कोई भी संविधान अवकाश नहीं मिलता था और उसे कोई भी औपचारिक पत्र नहीं मिला है
जिसमें कि दुकान की नियुक्ति के बारे में कुछ लिखा हुआ हो या फिर कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटा भी सकता है। यानी कि यहाँ का जो दुकानदार है वो अपने मनमर्जी का मालिक होता है कि वह कभी भी काम करने वाले कर्मचारी को हटा भी सकता है। तो इस उदाहरण में हमने कमल यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है उसके बारे में पढ़ा। यह क्षेत्र छोटी छोटी और बिक्री इकाइयाँ होती है जो कि प्रायः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र में नियम तो होता है लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है, यानी कि उसका पालन कोई नहीं करता। और यह कम वेतन वाला रोजगार होता है और प्रायः नियमित नहीं होता, यानी कि यह लगातार चले ये जरूरी नहीं है। जिनमें से कृषि मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो सभी आते हैं। इसके अलावा जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि जैसे कपड़े की दुकान हो गए, जब फेस्टिव सीजन चलता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्मचारी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब खाली समय होता है तब कुछ कर्मचारी को यहाँ से हटाकर घर में बिठा दिया जाता है। ठीक, तो इस क्षेत्र में समय निर्धारित नहीं होते बल्कि अधिक समय तक काम भी करवाया जाता है। और वही इसमें संवेदन छुट्टी या फिर अवकाश, बीमारी के कारण भी अगर छुट्टी लिया जाए तो वह मिलने का प्रावधान नहीं है, यानी कि वह नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा भी नहीं होती, यानी कि अगर जब भी चाहे मालिक उसे हटा भी सकता है श्रमिकों को बिना कुछ कारण से। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे छोटे कार्य भी करते हैं, जैसे कि सड़क पर विक्रय करना, कुछ सामान को बेचना, मरम्मत का कार्य करना। और वह जो होते हैं वह स्वयं इसमें नियोजित होते हैं, वह स्वयं ये कार्य करते हैं। और इसी तरह जो किसान होते हैं वो भी अपने खेत में काम करते हैं, और अगर कभी उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वह मजदूरी पर कुछ श्रमिकों को भी अपने खेत में लगाते हैं काम के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यानी कि कैसे किया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार और कारीगर जैसे कि बढ़ई, सुनार, बुनकर, लोहार, ये सब होते हैं। और हमारे भारत में लगभग 80% जो ग्रामीण परिवार है वह छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। तो अगर इन किसानों को समय पर बीज, कृषि उपकरण, साख, भंडार और विपणन केंद्र की सुविधा उपलब्ध करके सरकार क्या कर सकती है, उनको मदद कर सकती है। वह विपणन का अर्थ क्या होता है? तो विपणन का मतलब अगर हम सरल भाषा में समझे तो जो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक सामान को पहुंचाने के बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है उसे हम विपणन कह सकते हैं। और इसमें जैसे कि मूल्य निर्धारण हो गया, वितरण हो गया, ये सभी आते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने विपणन के बारे में समझा। आगे देखते हैं। शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत श्रमिक, सड़कों पर विक्रेता काम करने वाले और वस्त्र निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं। लेकिन अगर लघु उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पादन के विपणन के लिए सरकार मदद कर सकती है। और साथ ही श्रमिक, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून भी बना सकती है जिससे कि असंगठित क्षेत्र को मदद मिल सकती है। इसके अलावा बहुत से श्रमिक जो है वह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से है जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, और इन सभी के साथ सामाजिक भेदभाव भी किया जाता है। इसलिए सरकार को उनके लिए एक कुछ सुरक्षाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अब हम जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र कौन कौन है। तो सबसे पहले है सार्वजनिक, दूसरा है निजी क्षेत्र। अब सबसे पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र को समझते हैं। पहले इन क्षेत्र की जो अधिकांश परिसंपत्तियां होती है उन पर जो होता है सरकार का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो उदाहरण में हम रेलवे, यहाँ डाक विभाग होगा, ये सभी क्षेत्र को हम इसमें उदाहरण में ले सकते हैं। इस क्षेत्र का लक्ष्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, यानी कि खाली लाभ का ही इसमें मतलब नहीं है। सरकार सेवाओं पे जो किए गए व्यय है उसकी भरपाई कर और अन्य तरीकों से भी करती है। अब हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र क्या है। तो निजी क्षेत्र, इसके नाम से पता चलता है कि इसमें जो परिसंपत्तियां हैं, यानी कि जितनी भी संपत्ति है वह उस पर जो स्वामित्व है उसमें किसी एक व्यक्ति या फिर
एक कंपनी का होता है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इस क्षेत्र का लक्ष्य केवल लाभ कमाना होता है और इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें कंपनी या फिर व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है। और कई ऐसी भी चीज़ है जिसकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, लेकिन उन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ बहुत अधिक महंगे होते हैं जो कि निजी क्षेत्र के क्षमता से बाहर होते हैं। जैसे कि सड़क, पुल, रेलवे, पत्तन, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसी जो भारी व्यय होती है वो स्वयं उठाती है और सभी लोगों की सुविधा सुनिश्चित करती है। वही कुछ ऐसी गतिविधियां भी है जिनसे सरकारी समर्थन की जरूरत होती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक उन्हें सरकार प्रोत्साहित ना करे। जैसे कि उत्पादन मूल्य पर अगर बिजली की बिक्री से औद्योगिक उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है, तो अनेक इकाइयाँ विशेषकर जो लघु इकाइयाँ होती है वो बंद हो सकती है। इसीलिए सरकार जो होती है उस दर पर उन्हें बिजली उपलब्ध कराती है या फिर वितरण करती है, जिस पर ये उद्योग बिजली को खरीद सके। इसी तरह जो भारत सरकार है वो किसान से जो उचित मूल्य पर गेहूं और चावल को खरीदते हैं और उसे गोदाम में भंडारित करते हैं और राशन दुकान के माध्यम से उपभोक्ता तक कम कीमत पर पहुंचाते हैं। इस तरह सरकार किसान और उपभोक्ता दोनों की ही सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां हैं ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे कि सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक रूप से शिक्षा देना, विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षा है वह उपलब्ध कराना सरकार का एक कर्तव्य है। क्योंकि भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। निरक्षरों का मतलब हुआ जो पढ़े लिखे नहीं है। भारत में लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से एक चौथाई गंभीर रूप से बीमार है। और वहीं उड़ीसा में 40 और मध्य प्रदेश में 48 की शिशु मृत्यु दर पर विश्व के निर्धनता भाग में है। और ये जो शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1000 जीवित जन्म पर बताई गई है। सरकार को मानव विकास के पक्ष जैसे कि सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता यानी कि पानी, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधा और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर निर्धनों की और देश की पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको इन तीनों पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।